वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है ये लेक्चर सीरीज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट SHRM के अंदर जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो बैलेंस स्कोर कार्ड था। और बैलेंस स्कोर कार्ड का जो फर्स्ट टॉपिक था उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शंस पढ़ा था। और आज जो बैलेंस स्कोर कार्ड का अपना सेकंड टॉपिक है जिसके अंदर हम पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। हालांकि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 पर्सपेक्टिव्स होते हैं। इसी लेक्चर में हम उन 4 पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा लास्ट लेक्चर का थोड़ा बता देता हूँ कि बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि बैलेंस स्कोर कार्ड होता क्या है, ये कैसे हमें हेल्प करता है। फिर इसके अंदर हमने देखा कि बैलेंस स्कोर कार्ड का जो है कॉन्सेप्ट कैसे फर्स्ट टाइम यूज़ में आया था, कब यूज़ में आया था हमने देखा। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि बैलेंस स्कोर कार्ड के जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कैसे बैलेंस स्कोर कार्ड को हम यूज़ में लेके ऑर्गेनाइजेशन कुछ बेनिफिट्स को ले सकता है। बैलेंस स्कोर कार्ड को हमने डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के थ्रू समझा था कि आपका फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटर प्रोसेस, इनोवेशन, ये सब चीज़ें क्या हैं। और हमने कुछ बेनिफिट्स भी देखे थे बैलेंस स्कोर कार्ड के, और कुछ बैलेंस स्कोर कार्ड के हमने क्या देखे थे, ड्रॉबैक्स देखे थे। इस लेक्चर के अंदर हम बैलेंस स्कोर कार्ड के क्या पढ़ेंगे बोलो बच्चों, इसके अंदर हम बैलेंस स्कोर कार्ड के 4 पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बैलेंस स्कोर कार्ड जो है कि वो उसका पर्पस क्या होता है, वो शो करता है ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस को मीट करना ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू। कभी कभी क्या होता है, स्टॉक होल्डर जो रहते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉय डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, शेयर होल्डर डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन देयर इन्वेस्टमेंट। कि हर जो यूज़र ऑफ अकाउंट है उसका अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स है, तो वो अपने उन ऑब्जेक्टिव को बैलेंस स्कोर कार्ड की कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव की हेल्प से उनको पूरा कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। द बैलेंस स्कोर कार्ड इज ए सेट ऑफ परफॉर्मेंस टारगेट एंड रिजल्ट रिलेटिंग टू 4 डायमेंशन ऑफ परफॉर्मेंस लाइक फाइनेंशियल, कस्टमर, इंटरनल प्रोसेस एंड इनोवेशन। तो इन सब चीज़ों को यदि हम आगे 1 बाय 1 देखें तो सबसे पहले अपना कौन सा आता है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव्स आता है। कि जो डिफरेंट यूज़र ऑफ अकाउंट है वो उनका अलग अलग इंटरेस्ट रहता है अकाउंट से रिलेटेड, तो बैलेंस स्कोर कार्ड उनको कैसे हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव जो है फाइनेंशियल मेजर्स करता है, जो हमें हेल्प करता है। कैसे हमें इस तरीके से हेल्प करता है, फाइनेंशियल मेजर्स हमें पास्ट के बारे में और हमें एट प्रेजेंट क्या चल रहा है, हमें क्या क्या फाइनेंशियली टेक्निक या डिसीजन या स्ट्रेटेजी बनानी होंगी, उनके बारे में हमें गाइड करता है यहाँ पे। तो बैलेंस स्कोर कार्ड जो है यूज़ करता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स सच एज इनकम है आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज ऑल फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ देम। कि जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो जैसे आपका इनकम है, रिटर्न है, इनको फोकस रखते हैं, ठीक है ना। पीपल हु प्रोवाइड फंड टू कंपनी सच एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेयर होल्डर रिले हैवीली ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर इन डिसाइडिंग वेदर टू लैंड और इन्वेस्ट फंड। कि जो यूज़र ऑफ अकाउंट्स के अंदर यदि आप देखें तो जो लेंडर हैं जिन्होंने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, ठीक है ना, जो फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पीपल जो हैं वो ये देखना चाहते हैं कि जहाँ उन्होंने पैसा लगाया है क्या वो सेफ़ है, उन पर उनको आने वाले टाइम में के अंदर जो आपकी प्री डिसाइडेड रिटर्न है वो मिलेगी और आगे आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी या नहीं होगी, तो उस पर्सपेक्टिव को यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अंदर हम चीज़ों को देखते हैं। फिर हम बात करेंगे कस्टमर पर्सपेक्टिव। जैसा कि नेम से क्लियर है कि जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस स्टोरी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका रहता है, कस्टमर्स का रहता है। तो ये जो आपका कस्टमर पर्सपेक्टिव रहता है इसके अंदर हम बहुत सारे मेजर्स को यूज़ में लेते हैं, जिसकी हेल्प से हम ये देखते हैं कि हम इस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करें कि जो हमारे कस्टमर या मार्केट सेगमेंट है जिसमें हमें कम्पीट करना है, वहाँ पे हम अपने उस टारगेट सेगमेंट को अचीव करें, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। तो एक कस्टमर पर्सपेक्टिव के रिगार्डिंग हम ये सब चीज़ें देखते हैं। इन द कस्टमर पर्सपेक्टिव ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड मैनेजर आइडेंटिफाई द कस्टमर एंड मार्केट सेगमेंट इन विच बिजनेस यूनिट विल कम्पीट एंड द मेजर ऑफ बिजनेस यूनिट परफॉर्मेंस इन दिस टारगेट सेगमेंट। हम उसी की बात कर रहे हैं कि कैसे हमें कम्पीट करना है, कैसे हमें परफॉर्मेंस जो टारगेट सेगमेंट के अंदर है उसको देना है, उसको इवेल्युएट करना है। दिस पर्सपेक्टिव टिपिकली इंक्लूड सेवरल कोर एंड जेनरिक मेजर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम फ्रॉम वेल फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी। कि इसके लिए आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनानी होती है। द कोर आउटकम मेजर्स इंक्लूड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रिटेंशन, न्यू कस्टमर एक्विजिशन, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी। आप देखें कि हर पॉइंट्स के अंदर हमने कस्टमर वर्ड को लिया है, तो इसका मतलब है हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर रिटेंशन, कि हमें कस्टमर्स को रिटेन भी करना है। ये नहीं कस्टमर आ रहा है जा रहा है, कस्टमर रिटेन नहीं हो रहा है, कस्टमर नहीं रुक रहे हैं। हमें न्यू कस्टमर एक्विजिशन भी करना है, हमें कस्टमर से प्रॉफिटेबिलिटी को भी बढ़ाना है और मार्केट शेयर को भी बढ़ाना है। बट द कस्टमर पर्सपेक्टिव शुड ऑल्सो इंक्लूड स्पेसिफिक मेजर ऑफ द वैल्यू
proposition that the company will deliver customer in a target market segment. The segment specific drivers of core customer outcome represent those factors that are critical to customer to switch to a remain loyal to their supplier. For example, customer could value short lead times and known on टाइम डिलीवरी और कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब देखो कस्टमर्स इन सब चीज़ों को देखते हैं कि उसको डिलीवरी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है टाइम पर, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की प्रोडक्ट एंड सर्विस में इनोवेशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो वो कस्टमर उन चीज़ों को देखता है। तो कस्टमर्स के उन चीज़ों को कस्टमर पर्सपेक्टिव मानते हुए हमें क्या प्रोएक्टिव होकर उनको पूरा करना है। इसका पर्पज़ यही है कि हम जो कस्टमर्स को बेटर या सुपीरियर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो इन फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या रहेगा, बेनिफिट क्रिएट करेगा। अब नेक्स्ट जो पर्सपेक्टिव आता है वो कौन सा पर्सपेक्टिव है, देखो वो है इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर हम बिजनेस की इंटरनल प्रोसेस में हम एक्सेल होना चाहते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बिज़नेस की प्रोसेस हैं वो बिज़नेस डिलीवर द वैल्यू प्रोपोजिशंस को पूरा कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। रिटेन करना कस्टमर्स को, कस्टमर को अट्रैक्ट करना टारगेट सेगमेंट से, वो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ये जो बिज़नेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव रहेगा उसका पर्पज़ यही होता है कि जो हमारे सेटिस्फाई करना है शेयर होल्डर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको, और फाइनेंशियल रिटर्न को क्या करना है, एक्सीड्स करना है। तो हम यहाँ पे देखें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि आप इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस की बात करें तो उनका पर्पज़ यही होता है कि बिज़नेस की प्रोसेस इस तरीके से हो, इस तरीके से वो वर्क करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी और सर्विस इम्प्रूवमेंट हो और जो कस्टमर्स हैं कस्टमर्स से क्या रहें, सेटिस्फाइड रहें। हम अपने स्टैंडर्ड्स को क्या करें, अचीव करें, अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस दें और हम अपनी परफॉर्मेंस को क्या करें, इंक्रीज़ करें। तो ये जो आपका प्रोसेस है चाहे ऑपरेशन मेजर है, ये हमें हेल्प करता है किसमें, शॉर्ट टर्म में फोकस करने पर। यदि हम शॉर्ट टर्म पे कस्टमर पर फोकस करेंगे तो उसका हमें आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, बेनिफिट होगा। तो इंटर बिजनेस प्रोसेस के अंदर भी हम कस्टमर्स की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव जैसे नेम से क्लियर है कि इसके अंदर हम कुछ चीज़ें सीखने के लिए हमें मिलती हैं। तो फॉर इंसेंटिव पर्पज़ द लर्निंग एंड ग्रोथ perspective focus on the capability of people. Manager would be responsible for developing employee capability. Key measures for evaluating major performance would be employee satisfaction, employee retention and employee productivity. अब employee satisfaction की यदि हम बात करें तो employee satisfaction recognize किससे थ्रू होता है, the importance of employee morale for improving the productivity, quality, customer satisfaction and responsive to situation. कि यदि employee हमारा क्या है, एम्प्लॉई हमारा क्या है, सेटिस्फाइड तभी माना जाएगा वो जब हमारी प्रोडक्टिविटी या क्वालिटी इंप्रूवमेंट में या फिर कस्टमर को सेटिस्फेक्शन में या फिर सिचुएशन को रेस्पॉन्स करने में हमें क्या करता है, अच्छे से हम हेल्प करता है। तो वो एम्प्लॉई क्या माना जाता है, सेटिस्फेक्शन माना जाता है। एम्प्लॉय रिटेंशन की यदि हम बात करें, एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा एम्प्लॉई है उसको हमें काम पर बनाए रखना है, यानी कि हमें नए एम्प्लॉय को रिक्रूट करते जा रहे हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते जा रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं। यदि ऐसा होता रहेगा तो हमारे जो सारे एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए किए हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब ये हुआ कि जो हमारा गुड टैलेंट है उसको हमें हायर करना है, उसको रोकना है और रिटेन करके रखना है। उसके लिए हम उनको इंसेंटिव्स इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराएंगे। फिर आता है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी का तभी ऑब्जेक्ट पूरा होगा जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे और रिटेन रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या देंगे, प्रोडक्टिविटी में अपना रोल प्ले करेंगे। और जब आपको पता है सेटिस्फाइड एम्प्लॉय है तो वो हमेशा ही कंपनी की प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। तो आप यहाँ पे देखें तो एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटपुट पर एम्प्लॉय क्रिएट फिजिकल आउटपुट और फाइनेंशियल आउटपुट, है ना। द नंबर ऑफ लोन प्रोसेस पर लोन ऑफिसर पर मंथ वुड प्रोवाइड ए सिंपल मेजर ऑफ प्रोडक्टिविटी फॉर लोन ऑफिसर एट ए बैंक। कि एम्प्लॉय यदि अपने काम के अंदर यदि वो अपना आउटपुट दे रहा है और उसका रिजल्ट भी उसको मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या है, उसके लिए एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी माना जाएगा। सपोज मान लीजिए कोई पर्सन लोन ऑफिसर के रूप में किसी बैंक में काम कर रहा है तो उसका काम यही रहेगा कि पर मंथ जो लोन ऑफिसर है वो जो लोन प्रोसेस करेगा वो क्या, नंबर ऑफ लोन प्रोसेस क्या होंगे उस मंथ में क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये आपका एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी का इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। दिस कोर द एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ऑब्जेक्टिव इज जनरली कंसिडर्ड द ड्राइवर ऑफ द अदर मेजर्स एम्प्लॉय रिटेंशन एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। की यदि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रुकेगा और जब वो रुकेगा तो अपनी कुछ प्रोडक्टिविटी देगा। एक गुड इंसेंटिव सिस्टम रिवार्ड managers who promote high employee satisfaction, low employee turnover and high employee productivity। कि यदि आपका रिवार्ड सिस्टम अच्छा है तो कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉय को क्या करेगा, बोलो,
एम्प्लॉय को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होंगे तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी बोलो, हाई होगी, क्योंकि एम्प्लॉय का टर्नओवर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बोलो, एम्प्लॉय का टर्नओवर बढ़ जाएगा। एम्प्लॉय का प्रोडक्शन का टर्नओवर बढ़ जाएगा। एम्प्लॉय का जो LTR होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो बताता है LTR कि एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में आना और जाना, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिटेन नहीं हो पा रहा है, तो एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है, ऑर्गेनाइजेशन में रिटेंशन बढ़ेगा और उसका टर्नओवर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी तो इंक्रीज़ होगी लेकिन उसका आना जाना क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।